हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल अनुरेवो पे। आज के इस लेक्चर में हम सब क्लास 6 के हिस्ट्री का 4th चैप्टर देखने वाले हैं, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देख रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर कोई बच्चा पहली बार भी देख रहा है तो उसे भी ये लेक्चर समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग ईजिली एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ों को, उसके बाद में कंक्लूजन देखते हुए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके हमसे पीडीएफ ले सकते हो। कोई सजेशन चाहिए, कोई भी सुझाव चाहिए, या अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हो तो उसके लिए भी आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते हो। एंड ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लेलिस्ट में जाओ। पूरे क्लास 6 के हिस्ट्री को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट से आप सारी की सारी लेक्चर्स को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देखो, ताकि आपको पार्ट 2 से समझ में आएगा। मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। जन और विश्व क्या थे। देखो, आर्य और दास शब्द का अर्थ है ऋग्वैदिक समाज की पहचान। महापाषाण की शुरुआत, मतलब देखिए, आइए इससे समझते हैं लोग एक एक करके ना, आसान भाषा में समझते हुए चलते हैं लोग। तो देखो, जन और विश्व क्या है। तो ऋग्वेद में ना पूरे समुदाय या लोगों को ना, समूह के लिए 2 शब्द मिलते हैं, जन विश्व, ठीक है। तो जन जन का अर्थ है लोगों का समूह या समुदाय। आज भी आपने देखा होगा बहुत जगहों पे ना, ऐसे मतलब भीड़ के लिए या लोगों के लिए जन सैलाब, लोग कहते हैं कि जन सैलाब यानी लोगों की भीड़, है ना। तो जन का अर्थ है लोगों का समूह या समुदाय। आज भी जन शब्द का उपयोग होता है, जैसे जनसंख्या, जनहित, जनसभा, जनजाति। अब विश्व भी लोगों के एक समूह को कहा जाता था। इसी शब्द से आगे चल करके वैश्य शब्द बना। ऋग्वेद से मिलने वाले कुछ जन हैं, जैसे पुरुजन, भरतजन, यदुजन, है ना। तो जैसे कि, तो ये वही शब्द है जिससे आगे चल करके वैश्य शब्द का निर्माण हुआ, ठीक है। अब देखो, इसे पता चलता है कि उस समय अलग अलग समुदाय या जन रहते थे, जैसे आर्य और दास। ऋग्वेद में कुछ लोग स्वयं को आर्य कहते थे। आर्य का अर्थ है, यहाँ आर्य किसी जाति का नहीं बल्कि अपने समूह के लोगों के लिए प्रयोग किया गया शब्द था। और देखो, मतलब आर्य किसी ना पार्टिकुलर एक जाति का नाम नहीं था, ये मतलब एक समूह के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। दास या दस्यु, तो जो लोग ना उनके विरोधी थे उन्हें कभी कभी दास या दस्यु कहा जाता था, कहा गया। मतलब कि समझ सकते हो कि एक समूह जिसे आर्य कहा गया और जो उनके विरोध में थे उन्हें दास कहा गया या दस्यु कहा गया। बाद के समय में दास शब्द का अर्थ गुलाम भी होने लगा। धीरे धीरे जो दास है उसका मतलब स्लेव, गुलाम मतलब माना जाने लगा। गुलाम अपने मालिक के अधीन रहते थे और मालिक के कहने पर काम करते थे। अब बच्चों देखो, मैं आपको ने एक और तरीके से समझा सकता हूँ। हर समय आर्य और दास का अर्थ एक जैसा नहीं था, समय के साथ इन शब्दों के अर्थ बदले गए। ऋग्वैदिक समाज, देखो, पुस्तक बताती है कि जब उत्तर पश्चिम भारत में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय भारत के अन्य क्षेत्रों में भी अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ विकसित हो रही थी। यानी पूरे भारत में एक जैसी जीवन शैली नहीं थी। और ये आज के भी टाइम पे अगर आप देखते हो तो क्या पूरे भारत में लोगों का जीवन शैली जो है, लाइफ स्टाइल जो है, एक जैसी है? बिल्कुल नहीं है। पहाड़ में लोगों का रहने का अलग तरीका होता है, वहीं पे मैदानी भागों में रहने वाले लोगों का एक अलग जीवन होता है, एक अलग लाइफ स्टाइल होता है। अब महापसाड़, देखो, एक पुस्तक एक नए विषय की शुरुआत करती है, महापसाड़। महापसाड़ क्या है? तो महा का मतलब होता है बड़ा और पसाड़ का मतलब होता है पत्थर, यानी बड़ा पत्थर, अर्थात बड़े पत्थरों से बने स्मारक या कब्रें। तो महापसाड़ क्यों बनाए जाते थे? तो देखो, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसकी याद में बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे। इन्हें महापसाड़ कब्रें कहा जाता था। मतलब आज के टाइम पे जैसे किसी का डेथ होता है, कोई मरता है, तो जैसे आपने देखा होगा कि कब्र के आसपास में बहुत जगहों पे ना पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से उस टाइम पे ना बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे। अब महापसाड़ कब बनने शुरू हुए? तो लगभग 3000 वर्ष पहले भारत में ये बनना शुरू हुआ। और भारत में अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो आओ देखते हैं। महापसाड़ जो है ना, मुख्य रूप से दक्कन में देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, उत्तर पूर्व भारत में देखने को और कश्मीर में पाए जाते हैं। मतलब कि कह सकते हो कि मैक्सिमम ऑफ द पार्ट जो इंडिया का है वहाँ पे देखने को मिला। अब महापसाड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं।
एक तो ज़मीन के ऊपर दिखाई देने वाले, इनमें बड़े बड़े पत्थर बाहर दिखाई देते हैं, और एक ज़मीन के अंदर बने हुए, मतलब कुछ महापसाड़ पूरी तरह ज़मीन के अंदर बने होते हैं। ऋग्वैदिक समाज में लोगों के अलग अलग समुदाय, जन और विष थे, ठीक है। आर्य और दास जैसे शब्दों का जो प्रयोग था ना, अलग अलग संदर्भों में किया जाता था, और समय के साथ इनके अर्थ बदले गए। साथ ही लगभग 3000 वर्ष पहले भारत के कई भागों में ना मृतकों की स्मृति में बड़े पत्थरों से महापाषाण कब्रें बनाने की परंपरा शुरू हुई। हो सकता है कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को इसलिए यूज किया जाता हो ताकि जो डेथ बॉडी हो वो सुरक्षित रह सके, ठीक है। ये जो महापाषाण इतिहासकारों को उस समय के समाज, रीति रिवाज और अंतिम संस्कार की जानकारी देते हैं। या देखो एक चीज़ और हो सकता है, ये जो महापाषाण था ना, इसे यूज किया जाता है, इस बड़े 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 इन पत्थरों को ना मतलब याद के तौर पे लगाया जाता था, ताकि जो मर गए उनके याद में इसे लगाया जाता था, और ये धीरे धीरे ना एक तरह से परंपरा बन गई। अब थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ है जो उन्हें देख लेते हैं। तो देखो जन और विष, तो जन का अर्थ है लोगों का समूह या समुदाय, ऊपर मैंने बताया। विष भी लोगों के समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता था, ये भी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया। वैश्य शब्द की उत्पत्ति विष से मानी जाती है, ये भी मैंने आपको बताया। मतलब अगर आप जो जब ऊपर अगर ठीक से पढ़ोगे ना, तो आपको जो भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको समझ में आएगा कि हाँ ये पढ़ाया है। ऋग्वेद में पुरुजन, भरतजन और यदुजन का उल्लेखन मिलता है। आर्य और दास, देखो आर्य और दास जो है ना, कुछ लोग स्वयं को आर्य कहते थे और विरोधियों को दास या दस्यु कहा जाता था। बाद में दास का अर्थ गुलाम हो गया। अब देखो महापाषाण, तो महाजोड़ पाषाण, बड़ा पत्थर, महापाषाण मृतकों की स्मृति में बनाए जाते थे। इनकी परंपरा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई, मतलब कि जो मर गए उनके याद में बनाया जाता था, और ये 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ। महापाषाण जो है ये दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में पाए जाते हैं। कुछ महापाषाण जो है वो जमीन के ऊपर और कुछ जमीन के अंदर बने होते हैं। अब महापाषाण कब्र क्या होती थी, तो देखो कई बार पुरातत्वविदों को न जमीन के ऊपर गोलाकार पत्थरों का समूह मिलता है। यह इस बात का संकेत होता है कि नीचे किसी व्यक्ति की मतलब महापाषाण कब्र बनी हुई है, मतलब कि नीचे कब्र है और ऊपर बहुत बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। इन कब्रों को बनाने में लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, उन्हें बड़े बड़े पत्थर ढूंढने पड़ते थे, पत्थरों को काट कर लाना पड़ता था, उन्हें सही आकार देना पड़ता था, ज़मीन में गड्ढा खोदना पड़ता था, फिर उन पत्थरों को जोड़कर कब्र बनाई जाती थी। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग निर्माण कार्य में काफ़ी कुशल थे, डेफिनेटली, तभी इतना ज़्यादा मेहनत कर पाते थे वो लोग। अब सवाल आता है कि कब्रों में क्या क्या मिलता है, तो देखो इतिहासकारों को इन कब्रों में कई महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, है ना, और उसके बाद में लोहे के औजार मिले हुए हैं, हथियार मिले हुए हैं, घोड़े के कंकाल मिले हैं, और घोड़े का सामान मिला हुआ है, जैसे घोड़े को भी बहुत सारी चीज़ें पहनाई जाती हैं ना, वो मिला है। सोने और पत्थर के गहने मिले हैं। इन वस्तुओं से पता चलता है कि लोग खेती, युद्ध, शिकार, पशुपालन और धातु निर्माण का ज्ञान रखते थे। मतलब उस टाइम पे लोगों को पता था, धातु निर्माण के बारे में पता था। उस टाइम के लोग जानवरों को पालते थे, वो शिकार भी करते थे, जानवरों को मारते भी थे, युद्ध करते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे और खेती करते थे। अब देखो शिष्ट क्या होता है, तो शिष्ट को मैं थोड़ा सा आसान तरीके से समझाता हूँ। देखो शिष्ट एक पत्थर से बना हुआ ना बॉक्स जैसा कमरा होता था, जिसमें ना मृत व्यक्ति को दफनाया जाता था। देखो मतलब कि जैसे एक बॉक्स होता है ना, एक बॉक्स को देखते हो ना, ठीक उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर दे करके ना पत्थरों से बनाया जाता था, और उसी में मृत व्यक्ति को जो जिनका देहांत होता था, डेथ होता था, उनको दफनाया जाता था। अब इसमें ना एक छोटा सा छेद भी होता था, छेद बनाया जाता था, और इतिहासकार अब क्या मानते हैं कि छेद मृत व्यक्ति तक कुछ वस्तु पहुंचाने के लिए हो सकता है, कुछ ऐसा छूट गया हो जो रखने के लिए। आज भी देखते हो कि जब किसी की डेथ होती है तो उसके साथ उसका बहुत सारा सामान रख दिया जाता है, तो हो सकता है उस टाइम पे ऐसा कुछ रखने के लिए वो जगह बनाया जाता हो, वो छेद बनाया जाता हो। या हो सकता है कि वो किसी धार्मिक मान्यता से, किसी धार्मिक उद्देश्य से बनाया जाता होगा, है ना। अब लोहे का जो उपयोग है, तो मैं बताना चाहता हूँ, लोहे से ना बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे घोड़े का सामान, कुलादियाँ, लोहे का कटार। इससे पता चलता है कि महापाषाण काल के लोगों को लोहे का उपयोग करना अच्छी तरह से आता है, तभी तो वो लोहे के सारी चीज़ों को बनाते थे ना। वे लोहे से हथियार बनाते थे, खेती के औजार बनाते थे, घोड़े के लिए सामान बनाते थे। अब एक सवाल है, क्या हड़प्पा सभ्यता के में लोहे का उपयोग होता था, तो देखो ये सवाल इसलिए है ना ताकि आप लोग एक कंपेयर कर सको। अगर आपने
पहले के चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 1, 2, 3, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो और वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो देखो जनरली जो आंसर है ना, हड़प्पा सभ्यता में लोहे का उपयोग नहीं होता था। और हड़प्पा सभ्यता में ना मुख्य रूप से तांबा का, कांसा का उपयोग होता था। ठीक है, सबसे ज़्यादा तांबा और कांसा का यूज होता था, लोहे का यूज नहीं होता था। लोहे का उपयोग ना महापसाड़ काल में शुरू हुआ। अब अभी तक जो हमने पढ़ा ना उसका एक कंक्लूजन देखते हैं। देखो, महापसाड़ कब्रें ना केवल दफनाने की जगह नहीं थी, बल्कि वे इतिहास की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। इन कब्रों से ना मिली वस्तुओं के आधार पर इतिहासकार यह समझते हैं कि उस समय के लोगों का जो था लोहे का उपयोग करते थे, खेती और पशुपालन करते थे, घोड़ों का प्रयोग करते थे तथा मृतक जो भी थे उनको सम्मानपूर्वक दफनाते थे। इसलिए महापाषाण कब्रें हमें उस समय के समाज, तकनीक और जीवन शैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। अब देखो, परीक्षा की दृष्टि से ना महत्वपूर्ण कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक पंक्ति के देखो मैं समझाता हूँ एक एक करके आप लोगों को। महापाषाण का अर्थ है बड़े पत्थरों से बनी संरचना, ये मैंने आपको ऊपर प्रॉपर पढ़ाया था। गोलाकार पत्थरों का समूह जमीन के नीचे कब्र होने का संकेत देता है। शिष्ट जो है वो पत्थरों से बनी कब्र होती थी, मतलब जो पत्थरों से बना कब्र था उसे शिष्ट बोलते थे। शिष्ट में ना एक छोटा सा छेद होता था, पोर्ट होल होता था, और ये किसी सामान को रखने के लिए भी बनाया जाता था, या हो सकती है कोई धार्मिक उद्देश्य से हो। कब्रों में जो था ब्लैक एंड रेड वेयर के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मतलब काले और लाल रंग के वेयर के मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं कब्रों से। कब्रों से लोहे के औजार और हथियार मिले हैं। घोड़ों के कंकाल और घोड़ों का सामान भी मिला है। सोने और पत्थर के गहने भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ तक कि जैसे आज भी बहुत सारे लोग सोने का गहना रख करके, है ना, या कुछ सामानें रख करके दफनाया जाता है, उस टाइम पे भी ये चीज़ें होती थी। महापाषाण काल में ना लोहे का उपयोग किया जाता था। महापाषाण सभ्यता में लोहे का उपयोग, हाँ, जबकि हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता में लोहे का उपयोग नहीं होता था। इसका यूज जो है महापाषाण काल में लोहे का यूज शुरू हुआ। हाँ, हड़प्पा सभ्यता में तांबा और कांसा ज़्यादा प्रचलित थे। अब आती है लोगों की सामाजिक अमान्यताओं के बारे में पता करना। तो इतिहासकार जब पुरानी कब्रों की खुदाई करते हैं तो उन्हें कंकाल के साथ कई तरह की वस्तुएं भी मिलती हैं, लेकिन हर कब्र में एक जैसी वस्तुएं नहीं मिलती हैं। कुछ कब्रों में बहुत अधिक गहने, सोने के मनके और कीमती वस्तुएं मिलती हैं। कुछ कब्र में केवल मिट्टी के बर्तन ही मिलते हैं। तो देखो, उस टाइम पे भी हो सकता है कि अमीर कोई हो, उसके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली हों उसके कब्र से, और कोई गरीब हो जिसकी मृत्यु हुई हो तो उसके कब्र से बहुत कम चीज़ें मिली होंगी। अब उदाहरण के लिए ना देखो कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं। तो ब्रह्मगिरी नामक स्थान पर ना एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं, जबकि दूसरी कब्र में केवल कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब देखो, इससे इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला है कि उस समय समाज के सभी लोग समान नहीं थे, एक जैसे नहीं थे। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, जो अभी मैंने आपको बताया। कुछ लोग सरदार या नेता थे, बाकी लोग सामान्य नागरिक थे। यानी समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं मौजूद थी। तभी तो ये हुई ना कि मतलब किसी के पास बहुत ज़्यादा गहना, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं मिलना। तो ये दिखाता है कि कुछ लोग बहुत अमीर थे, या हो सकता है वो राजा हों या सरदार हों, लीडर्स हों, राइट। तो देखो, अब क्या कुछ कब्रें केवल खास परिवारों के लिए थी? तो देखो, पुरातत्वविदों ने देखा कि कई महापाषाण कब्रों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। इसे लगता है कि एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग समय पर उसी कब्र में दफनाया जाता था जब परिवार का कोई नया सदस्य मरता था। अब देखो, जो पुरातत्वविदों ने देखा ना कि कई महापाषाण कब्रों में से ना एक ही कब्र से अधिक कंकाल मिले हैं। अब इससे देखो ये अनुमान लगता है कि ना परिवार के लोगों का अलग अलग समय पे उसी कब्र में दफनाया जाता था। मतलब जब एक का डेथ हुआ तो उसी कब्र में, फिर अगर बाद में कोई मरता है, जब परिवार का कोई नया सदस्य मरता था तो फिर दोबारा से मतलब कि ना उसी कब्र में, मतलब उसी कब्र को दोबारा खोला जाता था, ना कि कोई और कब्र बनाया जाता था, बल्कि उसी कब्र को खोला जाता था और उसमें दफनाया जाता था। कब्र के ऊपर बने गोलाकार पत्थर का चिन्ह लोगों को यही पहचानने में मदद करते थे कि यह उनके परिवार की कब्र है ना। मतलब एक पत्थर के ऊपर एक डिजाइन बनाया जाता था जिससे लोगों को पहचान हो सके कि हाँ वो उनके परिवार का कब्र है। अब देखो, यानी कुछ कब्रें पूरे परिवार के लिए बनाई जाती थी, जबकि वहीं पे कुछ कब्रें एक पार्टिकुलर एक सिंगल इंसान के लिए बनाया जाता था। अब देखो, एक इनाम गांव की ना एक विशेष कब्र मिली है। इनाम गांव महाराष्ट्र में भीमा नदी के सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित एक प्राचीन स्थल है। इसका नाम है इनाम गांव। तो इनाम गांव में ना लगभग 3600 से 2700 वर्ष पहले लोग रहते थे। यहाँ खुदाई में पता चला कि
वयस्क लोगों के ना गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, मतलब कि उनको सीधा लिटा दिया जाता था वयस्क लोगों को और दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर दिशा की ओर रखा जाता था और कई बार लोगों को उनके घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ये आप समझ सकते हो कि घर के अंदर दफनाया जाता था। कब्र के पास खाने पीने के बर्तन भी रखे जाते थे ताकि मृत व्यक्ति के भोजन के लिए पानी की व्यवस्था मानी जा सके। मतलब कि उनका एक विशेष मान्यता था कि जो मरे हुए लोग हैं उनको भी पानी और भोजन देने की ज़रूरत है। सबसे विशेष बात यह है कि एक व्यक्ति को ना 5 कमरे वाले घर के आंगन में 4 पैरों वाले बड़े मिट्टी के पात्र के अंदर दफनाया गया था। मतलब एक व्यक्ति जो है ना उसे 5 कमरों वाला, मान लो एक घर है जिसमें 5 कमरे हैं और घर का एक आंगन है, जैसे चारों तरफ से कमरे और बीच में आंगन है और वहाँ पे ना 4 पैरों वाले बड़े मिट्टी के पात्र, मतलब एक बहुत ही बड़ा मिट्टी का पात्र जार में उसके अंदर दफनाया गया था। मतलब समझ सकते हो कि उस टाइम लोग कैसे थे। इतिहासकार मानते हैं कि यह व्यक्ति समाज का कोई महत्वपूर्ण या सम्मानित व्यक्ति रहा होगा, मतलब कोई ना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे वो, इसलिए उन्हें उस तरीके से दफनाया गया था। अब जो कंक्लूजन है वो लोग हम देखते हैं। देखो, प्राचीन समाज में ना सभी लोगों की सामाजिक स्थिति समान नहीं थी। कुछ लोग अमीर और प्रभावशाली थे, मतलब हाँ डेफिनेटली हर टाइम पे होता है। आज के भी टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस है लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रभाव है और वो लोग अमीर हैं। जबकि कुछ सामान्य जीवन जीते थे और बाकी लोग, बहुत सारे लोग थे जो आम आदमी थे। अब महापसाड़ कब्रों से यह भी पता चलता है कि कई कब्रें पूरे परिवार के लिए होती थी। हाँ, कुछ कब्रें थीं जो पूरे परिवार के लिए होती थी। ऊपर मैंने आपको पढ़ाया। इनाम गांव की खुदाई से हमें उस समय की अंतिम संस्कार की परंपराओं, लोगों के जीवन और समाज की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मतलब इनाम गांव से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे कैसे लोग होते थे, क्या उनकी परंपरा थी, क्या संस्कार थे, है ना। अब आओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हैं जो देखते हैं। तो देखो, कब्रों में मिली वस्तुओं से लोगों की सामाजिक स्थिति का पता चलता है, डेफिनेटली पता चलता है ना। ब्रह्मगिरी की एक कब्र से 33 सोने के मनगे और शंख मिले हैं। उसके बाद में देखते हैं कुछ कब्रों में केवल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इससे समाज में अमीर और गरीब दोनों वर्गों के होने का पता चलता है। कई महापसाड़ कब्रों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, जिससे पता चलता है कि कुछ कब्रें पारिवारिक कब्र थी। कब्रों के ऊपर ना गोलाकार पत्थर पहचानने के लिए लगाए जाते थे। इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में घोड़ नदी के किनारे स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इनाम गांव में लोग लगभग 3600 से 2700 वर्ष पहले रहते थे। अब देखो, जो मृतकों का सिर था ना वो उत्तर दिशा की ओर रख करके उन्हें दफनाया जाता था और कई लोगों को घर के अंदर ही दफनाया जाता था। कब्रों में खाने पीने के बर्तन भी रखे जाते थे। देखो, जो इनाम गांव है ना, इनाम गांव मतलब अगर बात की जाए तो इनाम गांव जो था ना वो वहाँ पे मतलब लोग लगभग 3600 वर्ष पहले से 2700 वर्ष पहले रहते थे। मृतकों का जो सिर था ना उसे उत्तर दिशा में रखा जाता था और कई लोगों को घर के अंदर ही दफनाया जाता था, मतलब घर में ही दफना दिया जाता था। कब्रों में ना खाने पीने की चीज़ें रखी जाती थी, बर्तन रखे जाते थे और भी गहने रखे जाते थे, आभूषण रखे जाते थे, ज्वेलरीज रखी जाती थी। एक विशेष व्यक्ति को ना 4 पैरों वाले बड़े मिट्टी के पात्र में दफनाया गया था। सबसे बड़े घर में दफनाया गया व्यक्ति, इनाम गांव में ना एक व्यक्ति को गांव के सबसे बड़े घर में दफनाया गया था। मतलब पूरे गांव में जो सबसे बड़ा घर था वहाँ पे दफनाया गया था और उस घर में अनाज का गोदाम भी था और 100 के पैर मुड़े हुए थे। मतलब 100 का जो डेथ बॉडी थी उसके पैर मुड़े हुए थे और उसको उस तरीके से दफनाया गया था। तो देखो, इससे इतिहासकारों को शक होता है कि यह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा होगा, जैसे गांव का सरदार, मुखिया हो सकता है या कोई बहुत ही बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति जिसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि उसे सामान्य लोगों की तुलना में ना अलग और बड़े घर में दफनाया गया था। अब देखो, कंकालों का अध्ययन हमें क्या बताता है। तो देखो, इतिहासकार केवल वस्तुओं से नहीं बल्कि हड्डियों से भी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखो, बच्चों की पहचान, छोटे आकार की हड्डियों से यह पता लगाया जा सकता है कि कंकाल किसी बच्चे का है, लेकिन केवल आकार देखकर यह बताना कठिन होता है कि वो लड़का था या लड़की। बिल्कुल, कंकाल को देख करके आप इस चीज़ का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अब स्त्री और पुरुष की पहचान देखो किस तरीके से होती थी। तो पुराने समय में लोग कब्र में रखी वस्तुओं से अनुमान लगाते थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यदि कंकाल के साथ गहने मिले उसे स्त्री मान लेते थे, यदि हथियार मिले तो उसे पुरुष मान लेते थे,
क्योंकि महिलाओं में आपने देखा होगा कि ज़्यादा जो चाह होती है वो आज भी गहने के लिए बहुत ज़्यादा होती है, ज्वेलरीज़ के लिए, आभूषण के लिए बहुत ज़्यादा चाहत होती है। तो डेफ़िनेटली अगर मैं अगर बात करूँ तो अगर कहीं से इयररिंग मिल रहा है ना, तो ज़्यादा चांस है कि वो फीमेल ही होगी, है ना? तो इस तरीके से वो लोग अनुमान लगाते थे। लेकिन इस तरीका को हमेशा सही नहीं होता है। अब देखो इस बेसिस पे ना हमेशा तो पता नहीं लगाया जा सकता है ना, लेकिन देखो यह तरीका हमेशा सही नहीं होता था, क्योंकि इसे कई समाजों में ना पुरुष भी गहने पहनते थे। जैसे कि आज भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मतलब जो कान में पहनते हैं, कुछ ना कुछ होता है जो पहनते हैं वो लोग, है ना? तो उसी तरीके से पुरुष भी आज के मतलब मुझे लगता है कि अंगूठी पहनते हैं, है ना? और सिकड़ी होती है जो, उसे पहनते हैं गले में। तो ये इस तरीके से भी अनुमान लगाना कई बार गलत हो जाता था। अब सबसे जो विश्वसनीय तरीका था ना वो था हड्डियों की जांच। तो देखो विशेष रूप से किस तरीके से होता था, महिलाओं की जो कटी या कूल्हे की हड्डी होती थी ना वो पुरुषों से अधिक चौड़ी होती है। इसी आधार पर लिंग की पहचान की जाती है, ठीक है? तो हड्डियों की मतलब चौड़ाई देख कर के जो ज़्यादा चौड़ी हड्डी थी तो उसे माना जाता था कि ये महिलाओं का शरीर है, और अगर वहीं पे अगर पेल्विक जो है अगर वो कम चौड़ा है तो यानी कि वो किसी पुरुष का हड्डी है, ठीक है? तो अब आते हैं चरक और मानव शरीर। तो देखो लगभग 2000 वर्ष पहले ना प्रसिद्ध वैद्य चरक हुए। चरक एक मतलब वैद्य थे जो हुए 2000 वर्ष पहले। उन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। उनकी जो लिखित पुस्तक थी वो चरक संहिता थी। अब उसमें उन्होंने क्या लिखा था अपने पुस्तक में, मानव शरीर में लगभग 360 हड्डियाँ होती हैं, और आज के टाइम पे जो आधुनिक विज्ञान है वो बताता है कि वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती हैं। अब इतिहासकार जो हैं वो मानते हैं कि चरक ने दांत, हड्डियों के जोड़ तथा उपास्थि जो भी कार्टिलेज होती है ना सबको अलग अलग गिन लिया था, इसलिए संख्या अधिक हो गई। यानी कि जैसे 32 दांतों को उन्होंने जोड़ लिया होगा, कार्टिलेज को भी जोड़ लिया होगा, और जो हड्डियों के मतलब जो जोड़ होते हैं ना उसे भी उन्होंने काउंट किया होगा। अब आओ एक चीज़ और देखते हैं, इनाम गांव के लोगों के ना काम धंधे के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो पुरातत्वविदों को ना इनाम गांव से कई प्रकार के बीज मिले हैं, जैसे गेहूं के, जौ के, चावल के, दाल के, बाजरा का और मटर और तिल का। अब इससे पता चलता है कि लोग खेती करते थे, मतलब उस टाइम पे ना कृषि होता था, फार्मिंग होती थी, पशुपालन होता था, जानवरों को भी पाला जाता था। यहाँ कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, मतलब जैसे गाय की हड्डी हो गई, बैल और भैंस की हड्डी, बकरी की हड्डी, भेड़ की हड्डी, कुत्ते की हड्डी, घोड़ा का हड्डी और गधे की भी हड्डी। तो इससे पता चलता है कि लोग पशुपालन करते थे, वो जानवरों को पालते थे। शिकार और मछली पकड़ना, जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी मिली। देखो तो उस टाइम के ना लोग जैसे शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, और जंगली जानवरों की हड्डी मिली है, जैसे हिरण की हड्डी, खरगोश की हड्डी, नेवले की हड्डी, पक्षी की हड्डी, मगरमच्छ की हड्डी, कछुआ, केकड़ा, मछली। कई हड्डियों पे ना काटने के निशान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग इनका मांस खाते थे, मतलब उन्हें काट करके और खाते थे। अब देखो फल और जंगली भोजन। देखो पुरातत्वविदों को ना इन फलों के प्रमाण भी मिले हैं, जैसे बेर, आंवला, जामुन। इससे पता चलता है कि लोग जंगल से फल भी इकट्ठा करते थे। अब चलो मुझे ये बताओ कि पुरातत्वविद कौन होते हैं। अगर नहीं जानते हो तो क्लास 6 के बाकी के हिस्ट्री के चैप्टर्स को प्लेलिस्ट से जा कर के पढ़ो। अब चलो निष्कर्ष पे आते हैं, जो कंक्लूजन है उसको देख लेते हैं। तो देखो इनाम गांव की खुदाई से हमें पता चलता है कि प्राचीन लोग केवल खेती ही नहीं करते थे, बल्कि पशुपालन यानी जानवरों को पालते थे, शिकार करते थे यानी जानवरों को मारते थे, मछली को पकड़ना, जंगल से फल इकट्ठा करना भी जानते थे। अब कंकालों के अध्ययन से इतिहासकार लोगों की उम्र, लिंग और सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। मतलब कंकाल जो थे ना उससे लोगों के जीवन के बारे में, ठीक है, कि वो किस तरीके से जीते थे, उनका क्या उम्र रहा होगा, ये कंकालों को देख करके, और वो मतलब कि मेल थे या फीमेल थी, ये उसका अनुमान कंकालों के बेसिस पे लगाते थे। इससे उसे इससे क्या होता था ना, हमें उस समय के लोगों के जीवन का और भोजन और समाज की संरचना को समझने की एक मदद मिलती है कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं देख लेता हूँ। तो देखो सबसे बड़े घर में दफन व्यक्ति संभवतः कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति था, गांव का मुखिया हो सकता है, गांव का सरदार हो सकता है, राइट। उसके बाद में कंकाल का छोटा आकार बच्चों की पहचान में मदद करता है, मतलब जो छोटा कंकाल है हो सकता है कोई बच्चा हो।
अब केवल कब्र में मिली वस्तु से स्त्री पुरुष की पहचान हमेशा सही नहीं होती है। मतलब अगर कोई महिला है या पुरुष है, ये कंकाल के बेसिस पे थोड़ा बता पाना मुश्किल हो सकता है, राइट? महिलाओं की कटी पुरुषों से अधिक चौड़ी होती है, तो इसके आधार पे थोड़ा-सा वो लोग अनुमान लगाते थे। चरक लगभग 2000 वर्ष पहले हुए थे। वो एक विज्ञान मतलब कि चरक जो थे वो एक वैद्य थे। तो चरक ने चरक संहिता लिखी और चरक ने मानव शरीर में 360 हड्डियाँ बताई। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ना वयस्क शरीर में लगभग 206 हड्डियाँ होती हैं। इनाम गांव में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हुए हैं। इनाम गांव के लोग खेती और पशुपालन दोनों करते थे। जंगली जानवरों की हड्डियों से शिकार करने का प्रमाण मिला हुआ है। मतलब कोई बहुत बड़ा जानवर है तो उसके हड्डी से शिकार करना आसान होता था, तो उसका भी एविडेंस मिला हुआ है। मछली, कछुआ और केकड़े के अवशेष भी मिले हैं। बेर, आंवला और जामुन के प्रमाण भी मिले हैं। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है? आप हमारे साथ बाकी के प्लेटफॉर्म्स पे भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, है ना? तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो करो एंड चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम सब क्लास 6 के हिस्ट्री का लेक्चर 5 देखने वाले हैं, चैप्टर 5 का लेक्चर देखने वाले हैं। सो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।